आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्तमान में राहु ग्रह के होने वाले गोचर के ऊपर बात करेंगे और वह गोचर कन्या राशि में किस प्रकार का फल देने वाला है, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ बहुमूल्य प्रिंसिपल्स को लेते हुए ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में जो प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, उन प्रिंसिपल्स के आधार पर हम इस गोचर को समझेंगे, विशेष तौर पे कन्या राशि के ऊपर। और यहां पर आपको लग्न की राशि और चंद्र की राशि, इन दोनों राशियों के आधार पर इसे समझना है। दोनों राशियों का तात्पर्य यह है कि लग्न की राशि से आपके फिजिकल चीजों को देखा जाता है, वास्तव में आपके साथ क्या घटित होने वाला है, इन सभी चीजों को हम आपके लग्न की राशि से देखते हैं। उसी प्रकार चंद्र की जो राशि है, उससे आपकी मनोस्थिति, मनोभावना को देखा जाता है। आपका मन किस ओर रहेगा, इस गोचर से आपका मन क्या करेगा। वैसे तो लग्न की राशि से आपके जीवन में वास्तव में क्या घटित होने वाला है, इसे हम जानते हैं, लेकिन जो चंद्र की राशि है वह आपके मनोस्थिति को दर्शाती है। तो जो भी आपका लग्न का राशि है उसका फलादेश आपको अलग से देखना है, और जो चंद्र की राशि है उसका फलादेश आपको अलग से देखना है। इसी प्रकार से एक सूर्य राशि भी होता है जो कि सूर्य कुंडली से देखा जाता है, और उसे देखने से आपके आध्यात्मिक परस्यूट को पता चलता है, आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। अभी इस गोचर के अनुसार इन चीजों को हम आपके सूर्य की राशि से देखते हैं। इसके ऊपर मैंने विस्तार में वीडियो बनाया है, सुदर्शन चक्र से किस प्रकार राहु केतु के गोचर को समझे। कृपया आप उस वीडियो को अवश्य फॉलो करें। तो वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है और इस प्रकार के यूनिक टेक्निक्स आपको सीखने हैं, समझने हैं, तो कृपया हमारे प्लेलिस्ट को आप अवश्य चेकआउट करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्तमान में 23 सितंबर 2020 को राहु ग्रह मिथुन राशि से वक्र दिशा में होते हुए वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस वृषभ राशि में गोचर करते ही राहु ग्रह उच्च के हो जाएंगे। राहु अपना उच्च का फल आपको प्रदान करेंगे, लेकिन कन्या राशि वाले जातक को किस प्रकार का फल होगा, इसके ऊपर विस्तार से हम बात करेंगे। यह एक विशिष्ट विश्लेषण होने वाला है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वृषभ राशि क्या है तथा राहु ग्रह वास्तव में है क्या, इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। वृषभ राशि आपकी कुंडली का मूल रूप से द्वितीय भाव माना गया है। द्वितीय भाव अर्थात आपके फैमिली का स्थान है, आपके जमा धन, आपके एसेट्स, आपके अपने वैल्यू सिस्टम तथा परिवार से प्राप्त वैल्यू सिस्टम, अर्थात कि आपका अपना संस्कार, ऐसे संस्कार जो आपने अपने पिता से, अपने माताजी से, अपने परिवार के सदस्यों से सीखा है। इन सभी चीजों को कुंडली के द्वितीय भाव से देखते हैं। उसी प्रकार कुंडली का द्वितीय भाव आपके स्पीच, आपकी वाणी को तथा आपके नेत्र को भी दर्शाता है, और दैनिक जीवन में आप किस प्रकार के भोजन करते हैं, किस प्रकार का भोजन आपको पसंद है, इन सभी चीजों को कुंडली के द्वितीय भाव से देखते हैं। और यदि हम राहु ग्रह को समझें तो राहु ग्रह ज्योतिष शास्त्र में पाप तथा भ्रमितता का कारक ग्रह माना गया है। काल पुरुष में इसे काल पुरुष का दुख, शोक और पीड़ा माना जाता है। अतः यह ग्रह एक क्रूर ग्रह है, एक पापी ग्रह है। पर मैं आपको बतला दूं, यही ग्रह आपके मुक्ति का भी कारक ग्रह है। राहु और केतु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो कि बहुत ही ज्यादा विचित्र, बहुत मायावी और बहुत ही ज्यादा क्रूर, डिप्लोमेटिक और किसी भी कार्य को अपने अनुसार ढाल लेने वाला, किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेने वाला और बहुत ज्यादा मायावी ग्रह माना गया है। इसके अंदर प्रचुर मात्रा में पराक्रम भरा रहता है। यदि इसके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करें तो शास्त्रों में कुछ मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, जैसे कि राहु ग्रह जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही अपने सौतेले भाई सूर्य से युद्ध करने चला जाता है, और उस युद्ध में वह बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है, बहुत बुरी तरीके से मुंगी खाकर नीचे की ओर गिरता है। यही कारण है कि राहु अपने बाल्यावस्था से ही सूर्य का शत्रु माना गया है। लेकिन आप इससे यह सीख ले सकते हैं कि राहु के अंदर किस प्रकार का पराक्रम है, क्या ऊर्जा है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में राहु को सूर्य के समान फल देने वाला माना गया है, सूर्य के समान ओजस्वी और पराक्रमी माना जाता है।
यदि कुंडली के लग्न भाव में राहु ग्रह बैठ जाए तो वह सूर्य के सभी फलों को समाप्त करते हुए अपने आप को सूर्य के समान फल देने वाला सिद्ध करता है। शास्त्रों में एक और मैथोलॉजिकल स्टोरी है जो कि समुद्र मंथन के समय की है, जिसमें राहु ग्रह देवताओं के मध्य अपने वेश को बदल कर बैठ जाता है और अमृत पान कर लेता है। तो मैं ये स्टोरीज आपको इसलिए बतला रहा हूं कि आप समझ सकें कि राहु के अंदर क्या गुण है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। राहु अपने वेश को बदल सकता है, वो सदैव मुखौटा चेंज करते रहता है, वो सदैव किसी भी असाध्य चीज को साधने का प्रयास करते रहता है और वह साध भी लेता है। यदि आप अपने राहु को सही कर लेते हैं, यदि आप अपने राहु को समझ लेते हैं, तो आप किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, कहीं पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। राहु ग्रह एक बहुत ही पराक्रमी तथा बुद्धिमान, इंटेलिजेंट और सूरवीर ग्रह है। राहु से हम आपके इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके अंदर जो भी छिपे हुए स्किल्स हैं, उन सभी चीजों को राहु ग्रह से देखते हैं। और इसे मैंने मुक्ति का कारक ग्रह इसलिए कहा क्योंकि चंद्रमा जिस प्रकार आपका कॉन्शियस माइंड है, राहु आपका सब कॉन्शियस माइंड है। चंद्रमा की भांति ही यह आपको सदैव फल देता है, प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण आपसे जुड़ा रहता है। इसलिए चंद्रमा जिस पाथ में भ्रमण करता है, उस पाथ का जो नॉर्थ पोल है वह राहु है और साउथ पोल केतु ग्रह माना जाता है। इसलिए चंद्रमा को कॉन्शियसनेस कहते हैं और राहु ग्रह को पाथ ऑफ दैट कॉन्शियसनेस कहते हैं। दोस्तों, राहु के ऊपर यदि बात किया जाए तो 1, 2, 3, 4 वीडियोस भी कम पड़ेंगे। इसीलिए हम अपने मूल विषय में आते हुए बात करते हैं कन्या राशि वाले जातक को राहु का यह गोचर किस प्रकार का परिणाम देगा। आपको मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ राहु ग्रह का फलादेश बतलाऊंगा, क्योंकि सिर्फ राहु ग्रह के फलादेश से ही यह वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है और चूंकि टाइम की कमी रहने के कारण मुझे यह वीडियो काफ़ी पहले ही अपलोड करना चाहिए और यह समय की इजाज़त नहीं होने के कारण आपको सिर्फ और सिर्फ अभी राहु का फलादेश बतलाया जा रहा है। बाकी आपको फलादेश में लग्न राशि और चंद्र राशि के ऊपर जो मैंने बतलाया था वो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी लग्न की राशि कन्या राशि है तो आपको फिजिकल रूप से समझना है उसे, और यदि आपकी चंद्र की राशि कन्या राशि है तो आपको मेंटल रूप से, इमोशनल रूप से, आपके फीलिंग के आधार पर इसे समझना है कि आपका मन किस प्रकार का भ्रमित होगा, मन किस प्रकार से चलेगा इस गोचर से। तो आइए जानते हैं कि केतु और राहु ग्रह कन्या राशि के लिए आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो राहु ग्रह 9वें भाव में वृषभ राशि में वैसे तो उच्च के हैं, लेकिन 9वें भाव के लिए राहु ग्रह एक हानिकारक ग्रह माने गए हैं। कुंडली का 9वां भाव आपका भाग्य का स्थान माना गया है। आपके पिता, आपकी गुरु, किसी भी प्रकार की स्पिरिचुअल प्लेसेस या फिर कोई धर्म स्थान, तीर्थ स्थान, विदेश यात्रा और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, इन सभी चीज़ों को कुंडली के 9th हाउस से देखते हैं। तो इन सभी कारक तत्वों के ऊपर राहु ग्रह कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट छोड़ने वाले हैं। कन्या राशि वाले जातक के लिए यह समय कहीं ना कहीं एक अशुभता लिए हुए है। आपके जीवन में कुछ हिंड्रेंस क्रिएट करने वाला है राहु। जीवन में कुछ रुकावटें अचानक से उत्पन्न हो जाएंगी। आपका सब चीज़ बढ़िया चल रहा था, व्यापार, आपका वैवाहिक जीवन, आपका हर एक फील्ड आपका सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही राहु का गोचर घुसेगा वैसे ही आपके भाग्य में कमी उत्पन्न होने लग जाएगी और इस समय आपको विशेष रूप से किसी सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी। धर्म अध्यात्म या फिर धार्मिक कार्यों के लिए यह गोचर बिल्कुल भी अशुभ है, क्योंकि राहु एक पाप ग्रह है, एक क्रूर ग्रह है और भ्रमितता का कारक ग्रह है। तो यह जो भाव है यह बृहस्पति का भाव है। यहाँ पर पहले से ही शुक्र का राशि है और यहाँ पर राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। बिल्कुल मेटलिस्टिक राशि है और राहु ग्रह भी एक मेटलिस्टिक ग्रह है, एक भौतिक ग्रह है। और यह जो भाव है यह खुद में ही एक आध्यात्मिकता का भाव है, हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ का भाव है। तो जीवन में आपको आगे बढ़ने में हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे राहु ग्रह और आपको किसी ना किसी प्रकार के सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है। अतः आपको चाहिए कि आप धर्म अध्यात्म का सहारा लें। वैसे तो राहु आपको धार्मिक चीज़ों से
विरुद्ध करवाएगा, धार्मिक चीज़ों से विलग करवाएगा, अलग करवाएगा, लेकिन आपको इसके उपाय हेतु नित्य आपको एक नियम बनाना है कि आप श्रीमद् भागवत गीता या फिर कोई भी शास्त्र पुराण आपको नित्य ही एक समय बनाकर उस समय आपको उसे पढ़ना है। बस एक ही पेज आप पढ़ें, यह बहुत ही सटीक उपाय मैं बतला रहा हूं। बस एक ही पेज उसका पढ़ें, लेकिन आप जब तक यह राहु का गोचर नवम भाव में है अर्थात 18 माह आपको इस चीज का अनुसरण करना चाहिए। मैं आपको फिर से बतला दूं, राहु आपको बार बार भ्रमित करेगा, बार बार उस पाथ से हटाना चाहेगा, लेकिन मेरी इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यदि आप अपने भाग्य को, अपने वैवाहिक जीवन को, अपने कर्म स्थान को बचाना चाहते हैं तो दोस्तों इसके उपाय हेतु आप गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस मंत्र का जप एक ही समय में करना है। मान लीजिए सुबह आपने 7 बजे 8 बजे किया है तो 7 बजे ही नेक्स्ट दिन भी आपको जपना है। तो इस उपाय को करने से राहु ग्रह अपना बैड इफेक्ट थोड़ा सा कम देंगे। चूंकि राहु ग्रह एक बहुत ही विचित्र ग्रह है, इससे संबंधित फल को ना ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ना ही इसके संबंधित उपाय को किया जा सकता है। ऐसा क्यों, मैं वीडियो के अंत में बतलाऊंगा। तो राहु का आपके नवम भाव में गोचर आपके भाग्य के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। आपको आपके पिता को कष्ट पहुंचने की संभावना है तथा आपका मन अपने गुरु से, अपने मेंटर से विरुद्ध की भांति बिहेव करेगा। आप उनसे रिटेलिएट कर सकते हैं, आप उनसे बहस या फिर उनसे किसी भी प्रकार का एक विवाद आपके मन में, आपके फिजिकल लाइफ में क्रिएट हो सकता है। आपको सावधान रहना चाहिए। राहु ग्रह के कारण आपको अपने बड़े सदस्यों से, अपने दादा, अपने परदादा, अपने पिता, अपने पितर, अपने गुरु, इन लोगों से आपको श्राप भी मिल सकता है। अतः इस समय आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। उसी प्रकार केतु ग्रह आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली का तृतीय भाव पराक्रम का स्थान है, आपके स्किल्स का स्थान है, कम्युनिकेशन स्किल्स का स्थान है, हाथ से होने वाले स्किल्स का स्थान है, राइटिंग एबिलिटी है, मास मीडिया है, आपका कम्युनिकेशन है, आपके छोटे भाई बहन है। किसी भी कार्य को करने के लिए एफर्ट जो आप डालते हैं वो एफर्ट भी कुंडली के थर्ड हाउस से देखते हैं। साथ ही कुंडली का थर्ड हाउस आपका अपना महापराक्रम का हाउस माना गया है। अतः यह सभी चीजों के ऊपर केतु ग्रह खंडन करने वाले हैं। आपका कोई भी डिजायर हो, किसी भी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो, तो उस आकांक्षा की पूर्ति इस समय केतु ग्रह पूर्ण नहीं होने देंगे तथा आपके अंदर एक भय की स्थिति बनने वाली है। किसी ना किसी चीज से आपको सदैव भय लगा रहेगा, क्योंकि केतु ग्रह वहां पर पराक्रम की हानि करते हैं। यदि आप मास मीडिया या फिर मीडिया इन चीजों से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया इन चीज़ों से यदि आप जुड़े हुए हैं, तो केतु ग्रह उन चीज़ों से आपको विलग करेंगे, उन चीज़ों से अलग करेंगे। मे बी आप आइसोलेट हो जाएं। यह जो 18 माह है, अचानक से आपका फेसबुक अकाउंट बंद हो जाए या फिर आप फेसबुक में ऑनलाइन ही ना जाने लगे। मैं फेसबुक में बस एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। वैसे कनेक्शंस जहां से आप सोशल से जुड़ते हैं, सोसाइटी से जुड़ते हैं, उन सभी चीज़ों पे केतु ग्रह आपको रुकावट उत्पन्न करने वाले हैं तथा आपको इस समय किसी भी नए कार्य को नहीं करना चाहिए। आपके एफर्ट का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। मे बी आप एफर्ट ही ना करने लग जाएं किसी चीज़ के लिए। तो यह समय कन्या राशि वाले जातक के लिए अशुभ फलप्रद रहने वाला है। लेकिन क्या यह समय सिर्फ और सिर्फ आपको अशुभता ही देने वाला है या फिर इससे संबंधित कुछ शुभ फल भी आपको मिलेंगे? मैं आपको बतला दूं, जिस भी भाव से राहु ग्रह तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में रहते हैं, तो वहां पर से संबंधित आपको शुभ ही फल प्रदान करते हैं। चाहे राहु ग्रह कितना भी अशुभ हो, किसी भी भाव में स्थित हो, तो भाव के अनुसार यह फल आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। आइए जानते हैं राहु ग्रह की कृपा से आपको कौन कौन सी दिशा में अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो हम जब आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं, तो चतुर्थ भाव से राहु ग्रह छठे भाव में स्थित हैं। और मैंने बतलाया आपको कि किसी भी भाव से राहु ग्रह यदि छठे में हो तो उससे संबंधित अच्छे फल प्रदान करते हैं। तो राहु ग्रह आपके चतुर्थ भाव से छठे भाव में है।
कुंडली का चतुर्थ भाव माता, भूमि, वाहन, मकान, आपका अपना कंफर्ट जोन, आपका अपना प्लेजर, आपका अपना पर्सनल जोन, इन सभी चीजों को कुंडली के चतुर्थ भाव से देखते हैं। आपकी अपनी मातृभूमि, आपके अपने पितर, अपनी कुल देवी देवता, इन सभी चीजों को कुंडली के चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो चतुर्थ भाव से रिलेटेड जो भी रोग, ऋण और शत्रु है, उन सभी चीजों का नाश राहु ग्रह यहां पर नवम भाव में स्थित होकर देने वाले हैं। अर्थात यदि आपकी माता जी किसी बड़े रोग से जूझ रही थी, माता जी के जीवन में जो भी समस्याएं थी, वो सभी समस्याएं इस समय समाप्त होने वाली है। यदि आपके पैतृक संपत्ति, माता जी के द्वारा प्राप्त संपत्ति, या फिर अपने ही घर में, अपने भूमि, वाहन, मकान में यदि आपको किसी प्रकार की विवाद या फिर किसी प्रकार की भी समस्या उत्पन्न हो रही थी, शत्रुओं का कोई भय था, या फिर रोग लगे हुए थे, घर में काफ़ी लोग रोगी थे, आपकी माता जी रोगी थी, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। इन सभी हिंड्रेंस को क्लियर करेंगे राहु ग्रह आपके नवम भाव में गोचर करके। आपके सप्तम भाव से राहु ग्रह तृतीय भाव में स्थित है। तो सप्तम भाव से रिलेटेड जो भी एफर्ट आप डाल रहे थे, आपको प्राप्त नहीं हो रहे थे, थोड़े से एफर्ट से आपको वो चीजें प्राप्त होंगी। अर्थात कन्या राशि वाले जातक के लिए यह समय विवाह का समय है। यदि आप विवाह के योग्य हैं और अपने लिए सुयोग्य वर वधू ढूंढ रहे हैं, तो आपका विवाह इस समय फिक्स हो सकता है। यदि आपके और आपके स्पाउस के मध्य, अपनी पत्नी पति के मध्य कुछ भी समस्याएं चल रही थी, कोई कम्युनिकेशन गैप था, तो वो सभी चीजें फुलफिल होंगी और अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। कुंडली का सप्तम भाव आपका व्यापार, किसी प्रकार का संबंध, किसी प्रकार का गठबंधन, एग्रीमेंट, इन चीजों को देखते हैं। किसी भी जातक से जो संबंध है उसे हम कुंडली के सप्तम भाव से देखते हैं। साथ ही आपकी पत्नी का भी स्थान है। तो इन चीजों में राहु ग्रह अच्छा फल देंगे, बस थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत है। राहु ग्रह जिस भी भाव से थर्ड हाउस में रहते हैं, उस भाव में थोड़ा सा एफर्ट डालने से आपको अच्छे फल प्राप्त होने लग जाते हैं। तो अपनी पत्नी से, अपने स्पाउस से आपको कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना है। रेगुलरली आपको कम्युनिकेट करना है। जो भी एक्सप्रेस आप करना चाहते हैं उसे एक्सप्रेस करें, या फिर किसी भी रिलेशनशिप में हो, या फिर आप अपने किसी भी संबंध को लेके आपको एक्सप्रेसिव होना चाहिए इस समय, और थोड़ा सा चीज़ों को सुधारने के लिए एफर्ट डालें। आपका थोड़ा सा एफर्ट आपको अच्छा परिणाम देने वाला होगा। उसी प्रकार यदि आप व्यापार करते हैं, किसी भी प्रकार के बिजनेस को करते हैं, तो उस बिजनेस में भी थोड़े से एफर्ट से आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। आइए बात करते हैं कुंडली के 11th हाउस के ऊपर। तो 11th हाउस से राहु ग्रह एकादश भाव में स्थित है। यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कुंडली के 11वें भाव से 11वें भाव में राहु ग्रह स्थित है, जो कि बहुत ही अच्छा योग है। कुंडली का 11th हाउस आपका अपना इनकम है, फिक्स्ड इनकम है, अर्थात कि आपका सैलरी है। आपके कार्य स्थान में, कार्य स्थान की उपलब्धियों का स्थान है, यह समाज का स्थान है, सोसाइटी का स्थान है। आपके अपने कलीग्स, अपने नेटवर्क सर्कल, अपने फ्रेंड सर्कल, आपके बड़े भाई बहन, इन सभी चीज़ों को 11th हाउस से देखते हैं। अब इस 11th हाउस का गेन होने वाला है, अर्थात कि आपके इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपके अपने सैलरी में बढ़ोतरी होगी। यह समय आपके बड़े भाई बहन के लिए सुखद समय रहेगा। आपके बड़े भाई बहन के जीवन में समृद्धता आएगी तथा आपके जीवन में भी समृद्धता आएगी। राहु ग्रह आपके 11th हाउस से रिलेटेड डिजायर्स को फुलफिल करने वाले हैं। यहां पर थर्ड हाउस के डिजायर्स को काटेंगे, लेकिन 11th हाउस के डिजायर्स को फुलफिल करेंगे। 11th हाउस का डिजायर सोसाइटी के प्रति होता है, अपने कलीग्स, अपने कर्म स्थान के प्रति होता है। तो यदि आप अपने कर्म स्थान में उत्थान चाहते हैं, तो इस समय आपको अपने कर्म स्थान में उत्थान की प्राप्ति होगी। इस समय यदि आप कोई नए कार्य को करना चाहते हैं, या फिर कोई आपका लंबे समय से कुछ बड़ा डिजायर था, तो वह फुलफिल होगा। अर्थात यदि आपके संतान विवाह योग हो गए हैं, तो संतान, ये संतान का स्थान है, और संतान के स्थान से ये सप्तम स्थान है, अर्थात कि आपके संतान के स्पाउस का स्थान है। तो आपके संतान का विवाह होना भी इस गोचर से देखा जा सकता है। साथ ही आपके बड़े भाई बहन के जीवन में अच्छे खबर प्राप्त होंगे। आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा, उस नेटवर्क सर्कल से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो मिला जुलाकर यह समय बहुत ही उम्दा रहेगा आपके 11th हाउस के लिए।
11th हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको उन चीज़ों से गेन्स हासिल होंगे। अपने बड़े भाई बहन से भी गेन हासिल होंगे, आपके बड़े भाई बहन को खुद से गेन्स भी हासिल होंगे। आपके 12th हाउस के ऊपर बात करते हैं तो 12th हाउस से राहु ग्रह आपके 10th हाउस में स्थित है, तो 12th हाउस का भी राहु ग्रह अच्छा परिणाम देंगे। कुंडली का 12th हाउस किसी भी प्रकार के लॉसेस का स्थान है, चाहे वो आपके शरीर, मन, धन या फिर फाइनेंशियल किसी भी प्रकार के लॉसेस हों, आपके स्टेटस का लॉस, आपके हेल्थ का लॉस, इन सभी चीज़ों को आपके 12th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस से हम विदेश स्थान को देखते हैं, विदेश यात्रा को देखते हैं, किसी प्रकार के आइसोलेटेड प्लेस को देखते हैं, आश्रम, असाइलम, हॉस्पिटल, जेल, इन सभी चीज़ों को कुंडली के 12th हाउस से देखा जाता है। 12th हाउस ही आपका सैया का सुख है, अर्थात कि आपका जो आराम है, जो आप सोते हैं, ये सभी चीज़ें हम कुंडली के 12th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस के लिए 10th हाउस में गोचर किए हैं राहु ग्रह, अर्थात कि 12th हाउस से रिलेटेड आप कर्म को करेंगे और उस कर्म से आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। यदि आप व्यापारिक आदमी हैं, व्यापार बिजनेस करते हैं और आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, तो उससे आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। यदि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस नहीं है तो इस समय आप अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को और विस्तार दे सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं। ये समय आपके लिए 12th हाउस के लिए विशेष तौर पे बहुत ही अच्छा है। जो भी लॉसेस हैं वो सभी रुकेंगे। आप अपने लॉसेस को रोकने के लिए कोई नए नीति को अपनाएंगे और वह नीति आपके जीवन में कारगर सिद्ध होगी तथा उस नीति के कारण आपके सभी प्रकार के लॉसेस भी रुकने वाले हैं। आपकी दादी जी के जीवन में अच्छे पल आएंगे, उनका जीवन में जो भी समस्या थी, यदि वो रोग से ग्रसित थी या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो वो सभी चीज़ें समाप्त होंगी। कुंडली का 12th हाउस के लिए भी यह योग अच्छा फल देने वाला है। तो मैं फिर से एक बार बतला दूं कि आपके चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, इन भावों के लिए राहु ग्रह आपको शुभ परिणाम देंगे। उसी प्रकार तीसरा प्रिंसिपल यह है कि किसी भी भाव से राहु ग्रह जब अष्टम और द्वादश में होते हैं तो वह आपको अशुभ फल प्रदान करते हैं। आपकी कुंडली में हम जब देखेंगे तो आपके सेकंड हाउस से राहु ग्रह अष्टम भाव में स्थित है, अर्थात आपके सेकंड हाउस के लॉसेस का समय यह एक षडाष्टक योग का निर्माण करता है। यहां से राहु अष्टम में है और यहां से यह द्वितीय भाव षष्टम में है, अर्थात षष्टम में रोग, ऋण और शत्रु उत्पन्न होगा, अर्थात द्वितीय भाव में रोग, ऋण और शत्रु उत्पन्न होगा और फिर उसकी मृत्यु होगी। इसे आपको मैं और भी विस्तार से समझाता हूं। जैसे कि इस कुंडली का सेकंड हाउस आपका जमा धन है, आपका अपना एसेट है, फैमिली से प्राप्त वैल्यू सिस्टम है, आपका फैमिली लेनिएज है, आपके परिवार के सदस्य हैं, तो आपके परिवार के सदस्य में कमी उत्पन्न हो सकती है। कोई परिवार का सदस्य छोड़कर जा सकता है, कोई दूर जा सकता है, या फिर परिवार के सदस्यों में कुछ रोग, ऋण और शत्रु उत्पन्न होंगे। उस रोग, ऋण और शत्रु के कारण आपके परिवार का माहौल कलेशपूर्ण, कलहपूर्ण हो सकता है और मे बी यदि आपके परिवार के सदस्य में, उसके लिए तो अन्य सदस्यों की कुंडली देखनी होगी, लेकिन जो एक बेसिक फलादेश बन रहा है वो मैं बतला रहा हूं कि आपके परिवार के सदस्यों में से किसी एक की मृत्यु हो सकती है। अतः आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और राहु से रिलेटेड आपको उपाय करने की आवश्यकता है। अपने घर में आपको विशेष तौर पे वास्तु दोष चेक करवाएं और उससे संबंधित जो भी उपाय है उसको करें। नैऋत्य कोण को स्वच्छ रखें, जैसे रखा जाता है एक वास्तुशास्त्र के अनुसार नैऋत्य कोण को शुद्धि करें, वास्तु दोष यंत्र को स्थापित करें। अन्य और भी कुछ ऐसे वैदिक उपाय हैं, उसको करने से द्वितीय भाव से रिलेटेड अशुभ फल थोड़ा कम होगा। आपका जमा धन लॉस होने की संभावना है। जो भी फैमिली एसेट्स है या फिर जो आपने अपने फैमिली से जो संस्कार प्राप्त किए हैं, जो आपके फैमिली का जो रीति रिवाज है, उन रीति रिवाज को छोड़कर आप अन्य चीज़ों को अपना सकते हैं। इस कारण आपकी अवहेलना होगी, आपके परिवार के सदस्य आपको एक अच्छा व्यक्ति नहीं मानेंगे मे बी। तो यह समय आपके सेकंड हाउस के लिए अच्छा नहीं है, आपके जमा धन के लॉसेस होने का स्थान है। उसी प्रकार कुंडली के 10th हाउस से राहु ग्रह द्वादश भाव में स्थित है, अर्थात आपके 10th हाउस के लॉस का समय दिखलाता है।
10th हाउस आपका करियर है, प्रोफेशन है, कर्म स्थान है, आपका अपना स्टेटस है, आपके बॉस हैं, आपके पिता हैं, आपके मेंटर हैं। ये सभी चीज़ों में आपको लॉसेस उत्पन्न होंगे। किसी न किसी प्रकार से आपके अपना कर्म स्थान छूट सकता है। जहां पर आप कार्य करते हैं उस कार्य से आप वंचित हो सकते हैं। अतः आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, किसी प्रकार के विवाद में ना पड़े। अपने कर्म स्थान में अपने बॉसेस का सम्मान करें, बॉसेस से या फिर अपने कलीग से, पीयर्स से भी किसी प्रकार के विवाद को ना करें। अभी 18 माह आप ध्यान से रहें तो यह समय आपको सुखद परिणाम देगा, अन्यथा यह आपके भाग्य के लिए तो हानिकारक है ही, आपके कर्म स्थान के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो जाएगा, जिसके कारण आप अनेक समस्याओं में पड़ सकते हैं। इस समय आपका जॉब छूट सकता है, आपका जो स्टेटस है उसमें नुकसान होगा, मान की हानि हो सकती है, आपका अपमान हो सकता है, समाज में आपका अपमान हो सकता है, कर्म स्थान में आपका अपमान हो सकता है, और उस अपमान की वजह आपका अपना नेग्लिजेंसी होगा, क्योंकि आप 10th हाउस से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी भाव है। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप उसको फुलफिल नहीं करेंगे। यहाँ से 12th में राहु है तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज से राहु ग्रह आपको भ्रमित कर देंगे और उस भ्रमितता के कारण आपको 10th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। आपको अपने बॉसेस से, विशेष तौर पे अपने उच्च अधिकारी से आपको सतर्कता से बिहेव करना चाहिए। आपका बिहेवियर स्किल्स अच्छा होना चाहिए इस समय, अन्यथा आप अनेक समस्याओं में पड़ेंगे। सरकार की तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, आपके पिता के जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, आपके पिता को कोई बड़ा कष्ट हो सकता है। अतः आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। इन चीज़ों में आप ध्यान दें तो राहु थोड़ा सा आपको अच्छा परिणाम देंगे, अन्यथा आप परेशान रह सकते हैं। कन्या राशि वाले जातक के लिए मिला जुला कर यह समय एवरेज से थोड़ा सा नीचे ही रहने वाला है, क्योंकि आपके चतुर्थ, सप्तम, एकादश और द्वादश का तो अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन राहु ग्रह जहाँ पर बैठे हैं और केतु ग्रह भी जहाँ पर स्थित है, इसका यह शुभ फल नहीं दे रहे हैं। साथ ही आपके दशम भाव, द्वितीय भाव का अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं। आइए बात करते हैं राहु ग्रह का दृष्टि आपको किस प्रकार का परिणाम देने वाला है। राहु ग्रह का 5, 7 और 9 दृष्टि माना गया है। राहु ग्रह यहां से आपके लग्न स्थान को पंचम दृष्टि देते हैं तथा आपके तृतीय भाव को यह सप्तम दृष्टि प्रदान कर रहे हैं और आपके पंचम भाव को यह नवम दृष्टि दे रहे हैं। तो राहु ग्रह का जो दृष्टि होता है वह कहीं ना कहीं अशुभ कारक ही माना गया है, क्योंकि राहु एक पाप ग्रह है, एक क्रूर ग्रह है, एक भ्रमितता का कारक ग्रह है, और जिस भी भाव में किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है वह भाव के जो शुभ फल हैं उसमें कमी उत्पन्न होती है। राहु का पंचम दृष्टि आपके लग्न स्थान में है। लग्न स्थान आपका शरीर है, मान सम्मान है, सुख दुख है, आपका अपना स्टेटस है। तो इन चीज़ों में थोड़ी सी कमी उत्पन्न होगी, आप अपने शरीर में ध्यान नहीं दे सकते हैं। राहु की जो पंचम दृष्टि है वो सीखने के लिए होती है। राहु जिस भी भाव में पंचम दृष्टि डालता है वहां से कुछ सीखना चाहता है, तो आपको राहु इस समय अपने लग्न के लिए कुछ सिखाना चाह रहे हैं। अतः आपको अपने लग्न में, अपने शरीर में, अपने खुद के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा प्राणायाम करना चाहिए, कुछ धर्म ग्रंथों को पढ़ते रहना चाहिए, किसी गुरु के समीप रहना चाहिए, अच्छे विचार को लेना चाहिए। इन चीज़ों से राहु आपको फर्स्ट हाउस में इफेक्ट, गड़बड़ इफेक्ट नहीं करेंगे, अन्यथा आपको अपने शरीर के लिए चिंताएं उत्पन्न होंगी, दुख की अनुभूति होगी, मान सम्मान की हानि हो सकती है। अतः आपको ध्यान देकर रहने की आवश्यकता है। जो भी उपाय मैं बतला रहा हूं उन चीज़ों को आप करें, आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। राहु ग्रह का सप्तम दृष्टि कुंडली के तृतीय भाव में पड़ रहा है और राहु का जो सप्तम दृष्टि है वह कहीं ना कहीं अशुभ माना जाता है। इसका रीजन है कि केतु ग्रह यहां पर पहले से ही स्थित है और केतु ग्रह यहां पर स्थित होकर आपको यहां पर ध्यान देने के लिए नहीं बोलते हैं। आपको यहां पर ध्यान नहीं देना है, राहु जहां पर बैठे हैं वहां पर ध्यान देना है। लेकिन राहु की चूंकि दृष्टि पड़ जा रही है तो यह विपरीत योग का निर्माण कर रहा है। तो आपको वैसे तो अपने डिजायर्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपके डिजायर्स फुलफिल नहीं होंगे,
लेकिन राहु की यह दृष्टि आपके जीवन में डिजायर्स उत्पन्न करेंगी और उस डिजायर्स को फुलफिल ना हो पाने के कारण आप परेशान रहेंगे। उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए राहु यहां पर एफर्ट डालेगा, क्योंकि यह थर्ड हाउस एफर्ट का स्थान है। आप एफर्ट डालेंगे और वह एफर्ट से आपको जब अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे तो आप दुखी होंगे। अतः यह समय आपको दुखी करने वाला है, पराक्रम की हानि करने वाला है। आपके छोटे भाई बहन के जीवन में अनेक समस्याओं को, संघर्ष को उत्पन्न करने वाला है। यह 18 माह आपको थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। राहु ग्रह का नवम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव में पड़ रहा है। राहु का नवम दृष्टि रिसर्च के लिए होता है। जहां पर भी नवम दृष्टि डालते हैं राहु ग्रह, वहां से संबंधित चीजों को सीखना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, वहां से संबंधित चीजों के हायर फिलॉसफी को समझना चाहते हैं। तो कुंडली का पंचम भाव आपके संतान का स्थान है, लव रोमांस का स्थान है, आपके स्पेकुलेशन बिजनेस का स्थान है। साथ ही यह भाव धर्म, अध्यात्म, पूजा पाठ, कर्म कांड, इन चीजों को दर्शाता है, ईश्वरीय कृपा को दर्शाता है। तो राहु एक पाप ग्रह होने के कारण आपके जीवन से ईश्वरीय कृपा थोड़ी हट सकती है। ईश्वर की जो कृपा आपके ऊपर बरसती थी वह थोड़ी कम हो सकती है। आप गलत चीजों में संलग्न हो सकते हैं, गलत कार्यों में गलत एंटरटेनमेंट आप कर सकते हैं, अनैतिक, जो कि गलत हो, कुविचारों से भरा हुआ हो, उस प्रकार के एंटरटेनमेंट को आप कर सकते हैं और उसके कारण आपको लॉसेस होंगे। और यदि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही उत्तम है। आप इस समय पूजा पाठ, धर्म, अध्यात्म, कर्म कांड, इन चीज़ों में रिसर्च करने वाले हैं। इन चीज़ों में डीप रिसर्च करके उसके उच्च ज्ञान को आप प्राप्त करेंगे। यह संतान प्राप्ति के लिए तो समय है, संतान की प्राप्ति होगी इस समय राहु की दृष्टि के कारण, लेकिन उसमें अनेक समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, संघर्ष उत्पन्न होगा। संतान की उत्पत्ति के समय कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, आपके संतान को भी तथा आपको भी। अतः आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी शिक्षार्जन, विद्यार्जन में भी यह राहु की दृष्टि आपको बाधा उत्पन्न करेगी, ग्रेजुएशन के डिग्री को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगी। आपके लव रोमांस के लिए यह समय उत्तम है, क्योंकि यह लव रोमांस का भाव है और सप्तम भाव में राहु अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। तो यह आपके लव, रिलेशनशिप, इन चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। लेकिन अन्य चीज़ों के लिए, क्योंकि यह एक शुभता का भाव है, तो अन्य चीज़ों के लिए यह समय अच्छा नहीं है। यह आपके रेंटेड हाउस का भी स्थान है। अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं, अपने घर में नहीं रहते हैं, तो उसमें कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आप कुछ ऐसे कार्य को करेंगे जिससे वास्तु दोष क्रिएट हो जाएगा, जिससे पितृदोष क्रिएट हो जाएगा और उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। अतः आपको अनेक एंगल से देखकर, सोच समझकर रहने की आवश्यकता है। राहु का यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं अशुभ परिणाम देने वाला है। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण कन्या राशि वाले जातक के लिए राहु ग्रह किस प्रकार का फल देने वाले हैं। और मैं जो यह बात बतला रहा था कि राहु की दृष्टि और केतु की दृष्टि किस प्रकार से यह फलित होती है, तो कुंडली में जिस भी भाव में राहु ग्रह होते हैं, उस भाव से संबंधित कर्म या फिर ड्यूटीज आपने फुलफिल नहीं किया है अपने पूर्व जन्म में। अतः राहु वहां पर स्थित होकर आपको यह कहते हैं कि आपको इस भाव में ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप इस भाव में ध्यान नहीं देंगे तो मैं ऐसे एक्टिविटी, ऐसे इवेंट्स क्रिएट करूंगा आपके जीवन में कि आपको इस भाव में ध्यान देना पड़ जाए। उसी प्रकार केतु ग्रह जिस भी भाव में स्थित होते हैं, केतु का यह कहना है कि मैं जिस भी भाव में स्थित हूं, उस भाव से संबंधित कर्म और ड्यूटीज तुमने अपने पूर्व जन्मों में फुलफिल कर लिया है। अतः तुम्हें इस भाव में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम इस भाव में ध्यान दोगे तो मैं तुम्हें इस भाव के कारक तत्वों से कट कर दूंगा, हटा दूंगा। और समस्या उत्पन्न होती है राहु की दृष्टि और केतु की दृष्टि के कारण, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि केतु के ऊपर पड़ती है और केतु की सप्तम दृष्टि राहु के ऊपर पड़ती है। यह एक टग ऑफ वार की तरह है, एक खींचातानी की तरह है। राहु तो चाह रहे हैं कि आप नवम भाव में ध्यान दें, लेकिन राहु साथों साथ केतु जहां पर बैठे हैं वहां पर भी ध्यान देने लग जाते हैं अपनी दृष्टि के कारण। उसी प्रकार केतु नहीं चाहते हैं कि आप यहां पर ध्यान दें, और केतु की दृष्टि नवम भाव में पड़ जा रही है, तो यहां पर भी वो एनर्जी का क्रिएट हो रहा है। इस कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसीलिए राहु और केतु को पाप ग्रह माना गया है।
राहु का कोई उच्च राशि नीच राशि नहीं होता है, ये तो एक बस विद्वानों का मत है। लेकिन किसी भी कुंडली में, किसी भी भाव में, किसी भी राशि में, किसी भी नक्षत्र में राहु और केतु ग्रह हो, यदि आपने राहु और केतु को नहीं समझा है इंडिविजुअली, राहु केतु के दृष्टि को नहीं समझा है, राहु केतु चाहते क्या है आपसे, उसने चाहते क्या है वह आपने नहीं समझा है, तो आपको फिर अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और मैक्सिमम लोग राहु केतु से ही पीड़ित होते हैं। अतः यदि आपको राहु केतु के ऊपर पूर्ण विश्लेषण जानना है, आपको समझना है राहु केतु क्या है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको आई आइकन में लिंक दे दिया जाएगा। आप कृपया उस वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य चेकआउट करें। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन में भी फ्लैश आउट हो जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।